सर हाँ भी बोलो। ये सर ये रूल्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में हम्म, यहाँ नीचे जो लिखा हुआ है m इक्वल टू s प्लस वन इक्वल टू इंटू थ्री बाई टू प्लस वन, ये क्या है? थ्री बाई टू इंटू अच्छा मैं बताता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ कि हंस रूल में मल्टीप्लिसिटी की बात करी थी, तो मल्टीप्लिसिटी सिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2s+1। ठीक है, यहाँ पे जो s है वो है टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये जो s है ना ये कैपिटल है, और जो क्वांटम नंबर का जो ms होता है ना वो स्मॉल होता है। तो ये जो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है ये होगा s1 प्लस s2 प्लस s3 डॉट 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 sn। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन सब का जो स्पिन है अगर उसको ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। फॉर एग्जांपल इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें जो टोटल स्पिन होगा वो क्या होगा, S1 प्लस S2, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और दो इलेक्ट्रॉन है तो एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो एक का जो स्पिन है वो प्लस हाफ है और दूसरे का स्पिन क्या है, माइनस हाफ है। तो जैसे स्पिन क्वांटम नंबर में बताया था कि ms क्या होता है, या तो प्लस हाफ होगा या फिर वो क्या होगा, माइनस हाफ होगा। प्लस हाफ का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, क्लॉक वाइज मूव कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे है और वो इस तरीके से, क्लॉक ऐसे घूमती है, हाँ इस तरीके से वो घूमेगा। ठीक है, जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, ठीक है, जिससे दिन और रात होते हैं, तो उसी तरीके से रोटेशन है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे क्लॉकवाइज, क्लॉक जैसे चलती है, ऐसे चलती है ना क्लॉक यहाँ पे, तो क्लॉक जैसे चलती है उसी तरीके से क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है। और एंटी क्लॉकवाइज में इस ऐसे होता है, इलेक्ट्रॉन उल्टी साइड पे रोटेट करेगा, इस साइड पे। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो उसका जो क्वांटम नंबर होता है वो प्लस हाफ होता है, और जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उसका जो क्वांटम नंबर होता है वो माइनस हाफ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों पेयर्ड है, तो इसमें जो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है या टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो आएगा S1 प्लस S2। दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का स्पिन हम लोग ऐड कर देंगे, तो इसका कितना स्पिन है, 1/2, और दूसरे का स्पिन क्या है, -1/2। प्लस हाफ माइनस हाफ टोटल कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे जो टोटल स्पिन आया वो 0 आया। टोटल स्पिन 0 आया तो इसकी जो मल्टीप्लिसिटी होगी वो होगी 2s+1। तो 2 इंटू एस की वैल्यू 0 है, +1 कर देते हैं, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 1। तो यहाँ पे जब पेयर्ड हो जाते हैं तो उनकी जो मल्टीप्लिसिटी है इज 1। ठीक है, और जब 1 आती है तो उसको हम लोग जनरली बोलते हैं सिंगलेट स्टेट। सिंगल मतलब 1, तो सिंगलेट बोला जाता है उसे। ठीक है, अब एक और बाइटल है, जैसे इसको पी और बाइटल कर लेते हैं। अब पी और बाइटल में हमें दो इलेक्ट्रॉन ऐसे भरने होते हैं। ठीक है, पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक वो सारे और बाइटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाता, विच इज हंस रूल। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी करेंगे तो इसका जो एस आएगा, ये तो केस 1 हो गया हमारे पास, और ये हो गया केस। इसमें जो इलेक्ट्रॉन टोटल एस होगा वो होगा S1 प्लस S2। अब इसका भी प्लस हाफ है और इसका भी क्या है, प्लस हाफ है, तो ये क्या होगा, प्लस हाफ 0.5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस केस में जब दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में भरे हैं तो टोटल स्पिन कितना है, 1 है, और यहाँ पे टोटल स्पिन कितना आया था, 0। अब मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, 2s+1, वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू 1+1 विच इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिसिटी है वो कितनी आई है, 3 आई है, और 3 आती है तो इसको मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लिसिटी 3। 3 का मतलब है ये है ट्रिपलेट सेट। ठीक है, तो हंस रूल क्या बोलता है, हंस रूल ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन उस तरीके से भरने चाहिए जहाँ पे
मल्टीप्लिसिटी इलेक्ट्रॉन की या कॉन्फ़िगरेशन की मैक्सिमम हो। और मैक्सिमम कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में चले जाते हैं और तब तक पेयर अप नहीं होते जब तक सारे उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच गया। ठीक है, बिहू क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक, नाउ लेट्स मूव टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन आता है ये। अगर तुम्हारा क्वेश्चन आएगा तो 10 नंबर का डायरेक्टली आएगा। विच इज शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो कि मैं कल तुम्हें बता चुका हूँ। अब स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट में मैंने तुम्हें बताया था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स के पास जाती है वो कम जाती है। तो उनके पास आगे के इलेक्ट्रॉन है जो उनका रास्ता रोक देते हैं, तो पीछे तक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो ऑब्वियसली कम जाएगी। तो जो कम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन जा रही है उसे हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्जेस की कितना प्रोटॉन है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो उसका न्यूक्लियर चार्ज होगा, और जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। तो एक चीज हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। न्यूक्लियर चार्ज जो होगा उसको हम लोग Z से डिनोट करेंगे, एंड विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं? उसके एटॉमिक नंबर के। ठीक है, तो जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो उसके पास 3 प्रोटॉन होंगे और 3 प्रोटॉन ही उसका न्यूक्लियर चार्ज होगा। कि न्यूक्लियर चार्ज इज चार्ज ओवर न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है +3 का चार्ज होगा, 3 प्रोटॉन है तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव भी चार्ज होगा, और वो 3 प्रोटॉन है तो +3 चार्ज होगा, तो वो न्यूक्लियर चार्ज होगा। अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचेंगे। तो पहले शेल वाले को खींचेंगे, दूसरे शेल वाले को खींचेंगे, तीसरे शेल वाले को खींचेंगे। तो मैं यहाँ पे बना के देता हूँ। तो यहाँ पे 3 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे और इस इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। तो यहाँ पे जो आगे वाले इलेक्ट्रॉन है इनके पास क्या होगा कि इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और जब वो रिपेल करेगा तो उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जाएगी वो कंपैरेटिवली कम जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये पीछे वाला जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन आगे खड़े हुए हैं इसके आगे, तो आगे खड़े हुए हैं तो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा जाएगी नहीं। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 3 से कम जाएगी, हो सकता है 2 जाए। ठीक है, तो +2 की चार्ज की जा सकती है। ठीक है, सो ये है कि जो न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया इस न्यूक्लियर चार्ज को बोलेंगे हम लोग इफेक्टिव। दूसरे कलर से लिखता हूँ, पूरा पेज ब्लैक है। तो ये जो है ये हो गया हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब जितना चार्ज एक्सपीरियंस हो रहा है। टोटल न्यूक्लियर चार्ज 3 था, और 3 से क्या होगा, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें एक्सपीरियंस होगी पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, और ये जो आगे वाले हैं इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहे हैं? शील्ड कर रहे हैं। शील्ड क्या होता है? शील्ड ढाल होती है। ठीक है, जैसे वॉर में जाते हैं तो ऐसे वो शील्ड होती है। ठीक है, और जैसे कैप्टन अमेरिका देखा होगा तुमने, तो उसके पास भी एक शील्ड होती है। ठीक है, जिससे कोई तलवार मारा तो वो उसे रोक लेगा। तो वो जो शील्ड होती है वो क्या करती है? पीछे वाले जो बंदा जो उसके पीछे खड़ा हुआ है उसको बचाती है कि उसको लग ना जाए। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? आगे वाले इलेक्ट्रॉन पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं कि उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा ना पहुंच पाए। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीन क्या होता है? आगे किसी ने पर्दा डाल दिया, कर्टेन डाल दिया, तो उसको हम लोग को स्क्रीन बोल देंगे कि इसने पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन कर दिया। ठीक है, अब क्या है? द रिडक्शन प्रोड्यूस इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो कमी प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, किस वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरविंग इलेक्ट्रॉन। अब इंटरविंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो आगे होते हैं। ठीक है, तो जैसे शेल है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो पीछे वाला इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग बोलेंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर जितने भी होंगे उन सबको हम लोग बोलेंगे इंटरविंग इलेक्ट्रॉन। इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन उससे आगे होंगे। ठीक,
तो अगर लाइन लगी हुई है लोगों की, तो जो पीछे खड़ा है वो लास्ट होगा और उसके आगे जितने भी होंगे वो बोलेगा कि मेरे आगे ये सारे लोग हैं, मतलब ये सारे इंटरविंग पीपल है, ठीक है, जो मेरे आगे खड़े हुए हैं। सो इंटरविंग इलेक्ट्रॉन है कि जो ब्लास्ट शेल से पहले जितने भी होंगे उसको हम लोग इंटरविंग इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ये इंटरविंग इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस कर देते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस हो जाती है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। अब ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पीछे कम गई है, उसको हम लोगों ने क्या बोला, जेड इफेक्टिव, विच इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जेड इफेक्टिव सिंबल है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। तो कितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास पहुंच रहा है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। Z क्या है, Z मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज द एटॉमिक नंबर, टोटल जो चार्ज होना चाहिए, अगर 3 है तो 3 माइनस सिग्मा, एंड सिग्मा इज बेसिकली द शील्डिंग कांस्टेंट या फिर स्क्रीनिंग कांस्टेंट। या फिर इसको स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। तो Z इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो चार्ज इसके ऊपर लग रहा है, ऑब्वियसली जितना टोटल चार्ज होगा न्यूक्लियस के ऊपर उससे कम ही लगेगा, ठीक है। 3 प्रोटॉन थे लेकिन 2 प्रोटॉन का चार्ज यहाँ पे पहुंच पा रहा है, तो Z इफेक्टिव क्या होगा, ऑब्वियसली टोटल न्यूक्लियर चार्ज से कम होगा, और किससे कम होगा, सिग्मा से कम होगा। और सिग्मा क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, स्क्रीनिंग या शील्डिंग कांस्टेंट है, मतलब ये जो आगे के जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे हैं, वहां तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं पहुंचने दे रहे। तो कितने अमाउंट से उसे करें, तो इनका क्या होगा, एक सिग्मा होगा, सिग्मा इज द शील्डिंग इफेक्ट। सो अब हमारा जो, किसी को कोई डाउट, तो ये जो सिग्मा है यही हमें फाइंड आउट करना है कि ये कितना है, क्योंकि जेड इफेक्टिव हमें पूछा जाएगा कि कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पीछे वाले इलेक्ट्रॉन के पास पहुंच रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिथियम ही है, लिथियम ही ले लेता हूँ, 3 प्रोटॉन है, आगे के 2 इलेक्ट्रॉन है और पीछे का 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं पूछ सकता हूँ, क्वेश्चन में आ सकता है कि इसके ऊपर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, या इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, दोनों का अलग अलग होगा, ठीक है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकलने के लिए हमें क्या चाहिए, जेड एक्चुअल चाहिए, जेड मतलब एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, कितने प्रोटॉन है, 3 है, तो जेड की वैल्यू, जेड इफेक्टिव तो हमें निकालनी है, जेड की वैल्यू कितनी होगी, 3 हो जाएगी, माइनस सिग्मा, एंड सिग्मा इज द स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब अगर मैं सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ तो मुझे जेड इफेक्टिव की वैल्यू पता चल जाएगी, कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पीछे वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग सकती है। इतना क्लियर हो गया। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, यही फॉर्मूला है। अब Z की वैल्यू तुम्हें पता चल जाएगी, मैंने पूछा कि कॉपर के लिए, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, तो उसका जो Z होगा 29 लिखा जाएगा, ठीक है। जिंक का पूछा है, तो जिंक में एटॉमिक नंबर 30 होता है, तो Z की वैल्यू उसकी 30 हो जाएगी। कॉपर पूछा है, तो कॉपर 29 है, तो उसमें Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 29 होगी, तो Z तो हमें बहुत आराम से पता चल जाएगा। Z इफेक्टिव हमें निकालना है, तो हमारे पास क्या बचा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब स्क्रीनिंग कांस्टेंट मुझे पता चल जाएगा तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए वी हैव सेवरल रूल्स। अब ये जो रूल्स है ना, ये याद करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे होगी बहुत सारी कैलकुलेशन, हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, उसको करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कितना स्क्रीनिंग कांस्टेंट है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, तो एटम के लिए सॉरी। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट हर इलेक्ट्रॉन का अलग होगा। जो पहला इलेक्ट्रॉन है, जैसे जेड इफेक्टिव इसका अलग है, तो इसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट कुछ और होगा, इसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट कुछ और होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो पीछे वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके पीछे कम पहुँचेगी। कम किसकी वजह से पहुँचती है, इंटरविंग इलेक्ट्रॉन, मतलब जो आगे जो इलेक्ट्रॉन खड़े होते हैं। तो लेकिन अगर मैं आगे वाले की बात करूं कि इसके ऊपर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहुंच रहा है, तो उसका पीछे वाले इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो आगे खड़ा हुआ है, जो आगे इलेक्ट्रॉन है, आगे इलेक्ट्रॉन जो खड़ा हुआ है
उसका पीछे वाले इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि पीछे वाले इलेक्ट्रॉन उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो पीछे वाला इलेक्ट्रॉन है उसको आगे वाले इलेक्ट्रॉन से लेना देना होता है, क्योंकि वो आगे वाले जो है वो उसका रास्ता रोक रहे हैं, उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं पहुंचने दे रहे। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले क्या करना पड़ता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ती है। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हमें देखना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, आगे है या पीछे है। तो अगर आगे वाले का निकालना है तो उसके लिए पीछे वाले को सबको इग्नोर कर देते हैं, और अगर पीछे वाले का निकालना है तो उसके लिए आगे वाले सारे कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अब ये कैसे निकाला जाएगा ये एक एक करके मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे सिग्मा इज द मेजर ऑफ एक्सटेंट टू विच द इंटरविंग इलेक्ट्रॉन स्क्रीन द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस पोल। ठीक है, तो सिग्मा हमें बताता है कि कितनी एफिशिएंसी से जो इंटरविंग इलेक्ट्रॉन है, जो आगे के इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज को रोक सकते हैं पीछे वाले इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन लिख दी गई है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डिफाइंड एज द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। बकवास है ये, जो भी है वो देख के पढ़ लेना इसे। ठीक है, वही डेफिनेशन है कि जो जेड इफेक्टिव होगा वो एक्चुअल चार्ज में से स्क्रीनिंग कांस्टेंट माइनस कर देंगे, वो जेड इफेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि फैक्टर इफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा एंड जेड इफेक्टिव। अब जो जेड इफेक्टिव है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिग्मा के ऊपर, एक्चुअल के ऊपर डिपेंड करता है सिग्मा के ऊपर। ठीक है, अब एक्चुअल जो जेड एक्चुअल है या जेड एटॉमिक नंबर है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा किसी के लिए। तो बेसिकली जो जेड इफेक्टिव है वो डिपेंड कर रहा है सिग्मा के ऊपर। अब ये सिग्मा कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होगा ये अब हम लोगों को बात करनी है। तो पहली चीज है कि नंबर ऑफ इंटरविंग इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज्यादा आगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पीछे वाले इलेक्ट्रॉन के पास उतनी ही कम जाएगी। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं कार्बन का। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, के एल। ठीक है, तो इस वाले के लिए, और सिलिकॉन की बात करते हैं हम लोग। दो तीन चार पाँच छः, तो कार्बन के लिए जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो इधर है। ठीक है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ठीक है, तो सिलिकॉन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे है, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो 6 7 8 9 10 11 12 12 इलेक्ट्रॉन इसको रोक रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यहाँ तक पहुँचने के लिए। और यहाँ पे कार्बन के केस में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन रोक रहे हैं। ठीक है, तो किसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा जाएगी, ऑब्वियसली कार्बन के पी ऑर्बिटल पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो जेड इफेक्टिव होगा वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। तो जेड इफेक्टिव ऑफ कार्बन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जेड इफेक्टिव ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ इंटरविंग इलेक्ट्रॉन्स पे। जितने ज़्यादा इंटरविंग इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि आगे वाले सारे रोक लेंगे। ठीक है, अब ये और डिपेंड करता है साइज ऑफ एटम पे। तो एटम के साइज पे डिपेंड करेगा। अगर साइज बहुत बड़ा है तो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी पहुंचेगी, ऑब्वियसली कम पहुंचेगी। कम पहुंचेगी तो उसका जेड इफेक्टिव ऑब्वियसली कम हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें एटॉमिक साइज की, तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जेड इफेक्टिव भी क्या हो जाए, जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा डाउन द ग्रुप। और पीरियड में साइज क्या होता है, छोटा होता है, तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां तक पहुंचने में ज़्यादा, क्योंकि एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है, चार्ज भी बढ़ रहा है। ठीक है, और जेड इफेक्टिव भी इस तरीके से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 3 कॉमन सेंस वाली बातें थी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट क्या है, इसके रूल्स। तो तुम्हारे पास आएगा कि एक्सप्लेन स्लेटर्स रूल। ठीक है, या एक्सप्लेन जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, उनके डेफिनेशंस लिखोगे। फिर नेक्स्ट आएगा उनके रूल्स। तो अब ये जो स्लेटर्स था, एक साइंटिस्ट है जिसने रूल्स दिए थे।
कि कैसे हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो सिग्मा है, कैसे हम लोग इस सिग्मा को फाइंड आउट करेंगे। तो सिग्मा को फाइंड आउट करने के लिए ही मेड और ही प्रिपेयर्ड सेवरल रूल्स, ये रूल्स बनाए थे। अब रूल्स को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है ए कैटेगरी और एक है बी कैटेगरी। ए कैटेगरी क्या है, एनएस और एनपी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है और पी ऑर्बिटल में। तो एस और पी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके लिए रूल्स अलग हैं, और डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए रूल्स क्या है, अलग हैं, या एन डी के लिए रूल्स अलग हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो पहले हमें लिखने हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हमें क्वेश्चन में देखना है कि किसके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पूछा गया है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलग होता है। तो हमें देखना है कि एस ऑर्बिटल के लिए पूछा गया है, पी ऑर्बिटल के लिए पूछा गया है, या डी ऑर्बिटल के लिए पूछा है। अगर एस और पी ऑर्बिटल के लिए पूछा गया है तो उसको हम लोग बोलेंगे कैटेगरी ए, और कैटेगरी ए में ये वाले रूल्स फॉलो होंगे। तो न्यूमेरिकल तुम्हें इस तरीके से सॉल्व करना है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में है तो तुम्हें कैटेगरी बी वाला सॉल्व करना है। अब इसमें क्या है कि कैटेगरी बी की कैलकुलेशन ज़्यादा आसान है, कैटेगरी ए की कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल है। अब ये इसलिए होता है क्योंकि डी ऑर्बिटल की जो शेडिंग इफेक्ट होता है वो इतना ज़्यादा पुअर होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पीछे वाले इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा पहुँचती है। तो इसलिए डी ऑर्बिटल वाले का जो कैलकुलेशन है और जो रूल्स हैं वो ज़्यादा आसान है। अब ये रूल्स जो हैं ए बी सी डी ई, ये तुम्हें याद करना है। तो पहला जो रूल है, पहली चीज़, ये जो ए कैटेगरी है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो एन एस ऑर्बिटल में या एन पी ऑर्बिटल में होंगे, ठीक है। अभी मैं रूल्स बता रहा हूँ, रूल्स ये क्लियर तब हो जाएंगे जब मैं आगे न्यूमेरिकल कराऊंगा तो तुम्हें दिखेगा बहुत ही आसान है। तो एन एस ऑर्बिटल और एन पी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो अब इसमें से हम लोग देखेंगे पहली चीज़ क्या है, ईच ऑफ द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इन द nth शेल contributes 0.35 टू द वैल्यू ऑफ सिग्मा। अब हम लोग किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, सिग्मा की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मेरे पास एक शेल है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं किसका निकाल रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन का निकाल रहा हूँ इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। तो बाकी कितने शेल में बचे, 5 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है। तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो 0.35 की वैल्यू कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को 0.35 की वैल्यू से कम कर देंगे, ठीक है। तो तुम्हें ये याद ध्यान रखना है कि जो nth शेल है, जो सेम शेल होगा, सेम शेल मतलब अगर तुम 2p के लिए निकाल रहे हो तो 2s भी उसमें कंट्रीब्यूट होगा, दोनों सेम शेल में और 1s अलग शेल में, ठीक है। तो शेल में जिनका भी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो सेम होगा उनको हम लोग एक शेल में रखते हैं, और जिनका क्वांटम नंबर दूसरा होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो दूसरे शेल में। तो मेरे पास एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब इसमें एक का मैं निकाल रहा हूँ तो कितने बचे, 5, और आगे के 2 तो बचे, तो 5 से 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 0.35। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा आता है कि n-1, अगर उसके पास n-1 शेल है, n-1 कौन सा हो गया, अगर n शेल तुम्हारा 2 है तो n-1 कितना होगा, 1 होगा, 2-1। तो 1s वाला जो होगा वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 0.85। तो उसमें क्या करेंगे, इसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इंटू 0.85, जो आगे वाले शेल में है इलेक्ट्रॉन वो 0.85 से वैल्यू कम कर देंगे, ठीक है। 3 वैल्यूज है, एक है 0.35, एक 0.85 और एक 1.0, ठीक है। अब क्या है कि नेक्स्ट इनर शेल, अब n-1 के बाद और उससे कम जितने भी शेल होंगे, ठीक है। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, ठीक है। और 4s में एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे निकालना है कि 4s में कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, इसमें 6,
और इसमें 10, तो मैं इसको 10 डायरेक्ट लिख दूँ। ठीक है, अब अगर इसको मुझे सॉल्व करना है तो मुझे पता है कि अगर सेम शेल में है, 4s में है, तो n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4 है। तो 4 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, एक का मुझे निकालना है, तो कितना बच गया, एक बच गया। तो एक इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 0.35। अब हम लोग देखेंगे इससे आगे वाला शेल, इससे आगे वाला शेल ये वाला है, ये सारे एक ही शेल में है, तो ये सारे कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 0.85। जो सेम शेल में होता है वो 0.35, उससे आगे वाले शेल में 0.85, और उससे आगे जितने भी शेल है वो सारे करेंगे 1। ठीक है, तो अब ये कितना होगा, 10, 6, 16, 17, 18। अब 18 इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 0.85 कंट्रीब्यूट करेंगे। और इसके बाद आगे जितने भी हैं, तो ये 6, 7, 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 1। तो वैल्यू कितनी आएगी, 0.35 प्लस अब जितनी भी है प्लस 10 करके सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो nth मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, आई थिंक ये आ ही गया होगा ये समझ में। जो nth शेल है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 0.35। n-1 शेल कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 0.85। और n-1 से जो भी छोटा है, लेस देन n-1, वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1। इतने ही वैल्यूज याद रखें, 0.35, 0.85 और 1। ठीक, now there will be no contribution to the value of sigma by the electron residing in the orbital having higher value। अब अगर इलेक्ट्रॉन पीछे है, इसके पीछे जितने भी इलेक्ट्रॉन है और मुझे सिर्फ इसका निकालना है, तो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन तो रोक नहीं सकते न्यूक्लियर पावर को इस तक पहुंचने में, आगे वाले इलेक्ट्रॉन में। तो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, और वो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को तो तुम्हें डिलीट कर देना, उनको देखना भी नहीं है। अब नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट आता है कि अगर इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में हो, अगर मुझे सिर्फ 1s ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन करना है, सिर्फ 1s में, पीछे वाले जितने भी हों उनको नहीं देखना, तो 1s तो सबसे आगे होता है, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन कितना देगा, 0.30 देगा। ठीक है, कितना देगा, 0.30 वो देगा। ये जो है, ये जो केस है 0.30 वाला, वो कब एप्लीकेबल होगा, जब हम लोग 1s ऑर्बिटल का निकाल रहे हैं, ओनली फॉर 1s ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ। तो सिग्मा के लिए पहला है, जो nth ऑर्बिटल है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 0.35। जो n-1th है वो कितना करेगा, 0.85। एंड जो लेस देन n-1 है, ठीक है, n-1 से जितने भी छोटे वो हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1। तो ये तो हमारा है। इसके बाद एक एक्सेप्शनल केस है फॉर 1s ऑर्बिटल। अगर मुझे सिर्फ 1s के लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है, 2s 3s के लिए करेंगे तो ये आएगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ 1s के लिए कर रहा हूँ तो उसके लिए न्यूक्लियस है, फॉर एग्जांपल आयरन है जिसका एटॉमिक नंबर 26 है, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 2s में, फिर 3p में, एंड सो ऑन। और मैंने पूछा है, क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया है कि फर्स्ट पहले इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना न्यूक्लियर चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो Z इफेक्टिव इज इक्वल्स टू Z माइनस सिग्मा होता है। Z इफेक्टिव मतलब Z कितना, एटॉमिक नंबर 26 माइनस सिग्मा। अब सिग्मा की वैल्यू देखनी है, तो मुझे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, तो पहले इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, तो कितना बचा, 2 में से 1 माइनस करें, 1, तो 1 बचा। अब इसके लिए जो 1s ऑर्बिटल में होते हैं उनके लिए जो वैल्यू होती है वो 0.30 की होती है, तो 0.30 आ जाएगा। तो Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना पहुंचेगा, 26 माइनस 0.30। तो पहले इलेक्ट्रॉन के पास कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रह रही है, 26 में से 0.30 माइनस कर देंगे तो ये आएगा 25.70। तो इतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे पहुंचेगा पहले इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
तो 26 इलेक्ट्रॉन है, 26 इलेक्ट्रॉन मिलके खींच रहे हैं इन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब 0.30 कम हो जाता है, तो 25.70 की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे लगेगी और 25.70 की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरे इलेक्ट्रॉन पे लगेगी, दोनों इलेक्ट्रॉन पे सेम ही लगेगी। ठीक है, तो ये 3 रूल्स हैं। ठीक है, और पीछे के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ग्रेटर देन एन, कोई भी ऐसा है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 0 कंट्रीब्यूट करेगा, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। सो अगर मैं इन शॉर्ट अगर ये लिखना चाहूँ कि क्या केस है, सिनेरियो क्या है, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू nth में जितने भी इलेक्ट्रॉन है 0.35 इंटू इलेक्ट्रॉन्स इन nth लेवल प्लस 0.85 इंटू इलेक्ट्रॉन इन प्लस 1.0 इंटू इलेक्ट्रॉन्स इन n-2 से लेके n शेल। ठीक है, उसकी तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया सिग्मा निकालने का। सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। ठीक है, तो आई गेस क्लियर ही होगा। ठीक है, तो अब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द सिग्मा एंड जेड इफेक्टिव फॉर 4s इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा या जेड इफेक्टिव बताना है हमें, 4s इलेक्ट्रॉन के लिए बताना है। किसके लिए? एक तो मैग्नीज के लिए बनाना है और एक हमें कॉपर के लिए बताना है, 2 केसेस के लिए, और नहीं तीसरा केसेस भी है पोटेशियम। ठीक, तो पहले हम लोग मैग्नीज का केस लेते हैं। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 है, तो पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 एंड 4s2। ठीक है, पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख ली और जो सेम शेल में उनको मैंने कंबाइन कर लिया। ठीक है, ये कंबाइन कर लिया। अब यहाँ पे इसमें क्या है, 1s और 2s को कंबाइन किया, इसलिए किया है क्योंकि वो n-1 से छोटे हैं। हमें वो नहीं देखना, पहले हम लोग शेल को कंबाइन कर लेंगे। तो ये शेल क्या है, के एल एम nth शेल। अब हमें किसके लिए पूछा है, 4s इलेक्ट्रॉन के लिए। 4s इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो ये मेरा जो वैल्यू है इसकी n की वैल्यू कितनी होगी 4, n-1 की वैल्यू कितनी होगी 3, और n-2 से लेके जितनी भी है, मतलब इससे, तो इसको मैं n लिख लेता हूँ और ये मेरा हो गया n-1, और ये बाकी सारे एक साथ कंबाइन हो गए क्योंकि ये सारे कितना देंगे 1। तो पहला वाला 0.35 देगा, फिर 0.85 और ये देंगे 1, इसके आगे जितने भी सारे हैं। तो सिग्मा लेते हैं, तो 0.35, और इसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकालें तो दूसरा इलेक्ट्रॉन बचा, एक ही बचा, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 0.85 इंटू, इन सबको ऐड कर लेंगे, तो 6 5 11 12 13, तो यहाँ पे हो गया 13, प्लस 1 इंटू 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई 0.35 प्लस 13 इंटू, यहाँ पे लिखा होगा वैल्यू, वाह नहीं लिखा, अब मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, ये जो टोटल वैल्यू होगी 21.40 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया सिग्मा। तो अब हम लोग निकालेंगे जेड इफेक्टिव।
तो जेड इफेक्टिव क्या है, जेड माइनस सिग्मा। जेड कितना है, इसका एटॉमिक नंबर 25 है, तो 25 में से हम लोग 21.40 माइनस कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.60। ठीक है, तो तुम्हें दिख रहा है कि इसके पास प्रोटॉन कितना है, मैग्नीज के पास 25 प्रोटॉन है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पीछे वाले इलेक्ट्रॉन के पास कितनी जानी थी, 25 की जानी चाहिए थी, लेकिन कितने की जा रही, 3.60 की जा रही है। मतलब आगे वाले इलेक्ट्रॉन ने उसका इतना ज़्यादा रास्ता रोक दिया है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही है, और बहुत कम हो गई है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 3.60। तो इतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर के लिए, करते हैं। कॉपर के लिए जेड है 29। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, कॉन्फ़िगरेशन लिखना। तो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। ठीक है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन 3d9 4s2 होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है क्योंकि फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होती है, तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, इनको कंबाइन करना है। तो ये nth शेल हो गया, ये वाला है n-1 शेल, और ये सारे n-2 और n-3 शेल है। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और उसी के लिए निकाल रहे हैं तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे 16 17 18 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे ऑब्वियसली 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ठीक, ये वाला कितना करेगा, 0.35। यहाँ पे मैं कॉन्ट्रीब्यूशन लिख देता हूँ, टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना कर रहा है, तो यहाँ पे nth शेल में कितना होता है 0.35, इसमें कितना होगा 0.85, और इसमें कितना होगा 1 होगा। अब इसको टोटल करेंगे, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू, आगे से लिख देता हूँ, 10 इंटू 1 प्लस 18 इंटू 0.85 प्लस, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बचा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, तो बाकी कितने बचे, 0 बचे, तो 0 इंटू 0.35। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, 10 प्लस, इसको मैं चेक करता हूँ कितनी वैल्यू आएगी, 15.30। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, 25.3। दिस implies sigma is equals to 25.3। तो z इफेक्टिव कितना होगा, z इफेक्टिव इज इक्वल्स टू z माइनस सिग्मा, विच इज इक्वल्स टू z कितना है 29 है, माइनस 25.3, विच इज इक्वल्स टू 3.7। ठीक है, तो 3.7 का हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहुंचेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन पे। आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान कैलकुलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जेड इफेक्टिव निकालना है फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एंड क्लोराइड आयन। ठीक है, ये मैं तुम्हें दे देता हूँ होमवर्क के लिए। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे क्लोराइड आयन है, क्लोराइड में 17 नहीं, 17 प्लस 1 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, लेकिन जेड एटॉमिक नंबर कितना होगा, 17 ही होगा। तो जो Cl नेगेटिव का जो आएगा वो याद रखना कि एटॉमिक नंबर 17 ही है। Cl नेगेटिव के लिए 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ठीक है, इसके लिए 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, और प्रोटॉन कितने होंगे, 17 ही रहेंगे। ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि
एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा, क्लोरीन है तो एटॉमिक नंबर 17 है तो 17 ही रहेगा, उसके प्रोटॉन थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे एक इलेक्ट्रॉन लेने से। तो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट द जेड इफेक्टिव फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सोडियम एंड सोडियम प्लस आयन। तो सोडियम प्लस आयन में से पीछे वाला एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, पूरा शेल ही गायब हो जाएगा, तो वहां से तुम्हें निकालना है, ठीक है। नहीं, मैं चलो सोडियम प्लस का मैं करा देता हूँ। सोडियम प्लस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, तो जेड की वैल्यू इसमें क्या होगी, 11 होगी, और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। सो 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है। 3s1 था वो गायब हो गया, तो ये जो शेल है ये n शेल हो गया, और ये वाला जो शेल है वो कौन सा हो गया, n-1। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इस शेल में होगा 2, और इस शेल में एक कम करना है, 6 7 8 मतलब 7। पीछे वाले इलेक्ट्रॉन का निकालना है, तो पी का निकालना है 7, ठीक है। जो कंट्रीब्यूशन है, कॉन्ट्री ये करेंगे 0.35 का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे होता है, और 0.85 का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे होगा। तो जो सिग्मा आएगा वो आएगा 2 इंटू 0.85, जो भी आएगा टोटल कर लेना, जेड इफेक्टिव, जेड माइनस सिग्मा, और जेड कितना है 11 माइनस जितना भी आएगा उसको कर लेना, वो तुम्हारा जेड इफेक्टिव सोडियम प्लस के लिए आ जाएगा। ओके, एक सेकेंड रुकना जरा। ठीक, नाउ वी कम टू द कैटेगरी बी। कैटेगरी बी कौन सी है, द वैल्यू ऑफ सिग्मा फॉर द इलेक्ट्रॉन रिजाइडिंग इन n-1 d ऑर्बिटल, n-1 शेल ऑफ एन एटम इज द सम ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अगर मेरे पास d में इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर रहे हैं, उस केस में क्या होगा, there will be no contribution for the value of sigma by the electron residing in the ns orbital, ठीक है। तो जो ns orbital है उसमें उसकी तो वैल्यू हम लोग यूज कर ही नहीं सकते। ns orbital क्या है, जैसे 3d है और ये 4s है, ठीक है। 3 को हम लोगों ने n-1 लिया है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। तो 3d इलेक्ट्रॉन्स तो पहले आते हैं और 4s पीछे आते हैं, तो 4s का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, मतलब बहुत ऑब्वियस चीज़ थी, फिर भी उन्होंने लिखी हुई है। ईच ऑफ द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इन n-1d ऑर्बिटल, जो n-1d ऑर्बिटल है, जो सेम ऑर्बिटल है, उसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 0.35 होगा। उसके बाद ईच ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1s, n-1p, और जितने भी अंदर के हैं उनमें 1 की वैल्यू होगी, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो मेरे पास जैसे कौन सा लूँ मैं, कॉपर लेते, कॉपर 29 है, नहीं मैग्नीज लेंगे, सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d7, 4s2, ठीक है। और मुझे किसके लिए निकालना है, n-1 ऑर्बिटल ऑफ d, मतलब ये वाला निकालना है n-1, ठीक है। तो इस ये तो इसके पीछे है, तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। सो अब क्या है, ये जो d ऑर्बिटल है इसको मुझे सेम उसमें कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। ईच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 d ऑर्बिटल, जो इसी ऑर्बिटल में होगा वो कंट्रीब्यूट करेगा कितना, 0.35, ठीक है। तो जब भी d ऑर्बिटल का आएगा तो हमें क्या करना है, d ऑर्बिटल को अलग कर देना और बाकी सबको एक साथ कर देना, और वो सब कंट्रीब्यूट करेंगे 1, जो रेस्ट ऑफ देम है दे विल बी कंट्रीब्यूटिंग 1। तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। तो सिग्मा टोटल इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करें तो 10 16 17 18, तो यहाँ पे कितने होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, और साथ में से एक का तो निकाल ही रहे हैं, तो हमारे पास कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे लिखते हैं कि इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 1 का होगा, और इनका कंट्रीब्यूशन 0.35 का होगा, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा, सिग्मा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 18 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 0.35, और ऐसी उसकी क्या होगी, सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू कहाँ गई, हाँ
27 लिया था एटॉमिक नंबर, माइनस जो भी वैल्यू आएगी सिग्मा की, उसके अकॉर्डिंग जेड इफेक्टिव निकल जाएगा। आई होप सिंपल लग रहा होगा, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं, जैसे मैंगनीज है जिसका एटॉमिक नंबर 25 है, इसके लिए निकाला है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d एंड 4s2। ठीक है, 3d के लिए निकालना है तो 3d कह रहा, तो ये तो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। यहाँ पे इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 0 रहेगा, नो कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से कितने बचे, 4 बचे, तो 0.35 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से होगा, और बाकी जितने के आगे जितने भी हैं उनमें 18 है। ठीक है, तो 18 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया, फिर 25 में से ये कर देंगे। आई होप सबको आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अब ये जो मैग्नीज का तो यहाँ लिखा हुआ है, कॉपर का ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। और हाँ, नेक्स्ट हम लोग करते हैं पेरीफेरी पे। ठीक है, पेरीफेरी क्या होता है, पेरीफेरी मतलब उसका बॉर्डर होता है। ठीक है, जो लास्ट जहाँ पे वो टच कर रहा है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एटम है, और यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसकी पेरीफेरी पे, उसके बॉर्डर पे। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन है जो बाहर का है और वो उसको अंदर लेना चाहता है, तो यहाँ तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी पहुँचेगी, उसको हम लोग बोलेंगे पेरीफेरी। ठीक है, तो पेरीफेरी में क्या होता है कि बाहर के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो हम अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। पहले क्या था, अगर मैं पी का निकाल ले रहा हूँ तो मैं पी का एक कम कर दूंगा, तो दो इसके हो गए, दो इसके हो गए, तो टोटल 4 लेने थे। लेकिन अगर मैं एटम के बाहर का निकाल रहा हूँ, बाहर कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसमें क्या होगा, बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो सारे लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि 2s2 और 2p3 में से जो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 के 5 ले रखे हैं। ठीक है, तो 5 इंटू 0.35 एंड 0.85 इंटू 2 टोटल आ गया। तो जब ये क्वेश्चन आ सकता है कि 3p के लिए निकालो, 3d के लिए निकालो, 4d के लिए निकालो, तो इसमें तुम्हें n में से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर तुमसे पूछा जाएगा पेरीफेरी के लिए निकालो या बॉर्डर पे निकालो, एटम के लास्ट पे शेल पे कितना पड़ रहा है, तो तुम्हें क्या करना है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन तुम्हें वहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग पीछे इन इलेक्ट्रॉन्स के पीछे कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जा रही है उसके बारे में बात करें। सो सिंपल ये है। ठीक है, इसको कर लेना, ये एग्जाम्पल दे रखा है, मैं होमवर्क के लिए एक आधा एग्जाम्पल और दे दूँ। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, इसका तुम करना कि पेरीफेरी पे उसके पास कितना जा रहा है, या उसके बॉर्डर पे कितना। नाउ वी कम टू द एप्लीकेशन ऑफ स्लेटर्स रूल। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का या स्लेटर्स रूल का क्या एप्लीकेशन, ठीक है, कहाँ वो यूज होता है। तो अगर एप्लीकेशन की बात करें तो पहली एप्लीकेशन यही है, वाई इज 4s ऑर्बिटल filled earlier than 3d ऑर्बिटल। ठीक है, 3d ऑर्बिटल को भरने से पहले ही 4d ऑर्बिटल भर जाता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, फिर 3d में इलेक्ट्रॉन हम लोग डालते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि अब मेरे पास क्या है कि मैंने एक एग्जांपल लिया पोटेशियम, और पोटेशियम में मैंने एक केस में क्या किया कि एस में पहले इलेक्ट्रॉन डाल दिया, और दूसरे केस में मैंने क्या किया, डी में एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। ठीक है, तो दो तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिख दी मैंने। एक बार मैंने कंसिडर किया कि ठीक है, एस में पहले इलेक्ट्रॉन चला जाता है, और दूसरे केस मैंने कंसिडर किया कि डी में पहले इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो जो जेड इफेक्टिव होता है, 3d इलेक्ट्रॉन का जो जेड इफेक्टिव होता है, वो जा आता है 1.0। ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो डी ऑर्बिटल पे लग रही है वो 1.0 लग रही है। और ये जो 4s1 पे जो जेड इफेक्टिव है वो कितना लग रहा है, 2.20।
ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके पास ज़्यादा जा रही है, 4s के पास ज़्यादा जा रही है, तो 4s के ऊपर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जाएगी तो वो न्यूक्लियस उसको ज़्यादा आगे खींच लेगा, ज़्यादा आगे खींच लेगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो इसलिए 4s की एनर्जी क्या होती है कंपैरेटिवली डी से कम हो जाती है, और इसलिए एस में पहले इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, डी में पहले इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया टॉपिक खत्म। कल हम लोग पीरियोडिक टेबल करेंगे, लास्ट टॉपिक था। ये जो न्यूमेरिकल्स मैंने तुम्हें दिए हैं ये प्लीज़ कल तक सॉल्व कर लेना, ठीक है।